गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे फोर्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे। हमारा फोर्थ चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं। मेटल्स के बारे में हमने देखा कि मेटल्स का यूज काफी जगह पर होता है। इंडस्ट्री में इसका लार्ज स्केल पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जब हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है बिल्डिंग का उसलिए भी मेटल का यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मेटल की हेल्प से बनाए जाते हैं और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बनते हैं। आज हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स के यूज हमने पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की मेटल्स किस तरीके से डिफरेंट टाइप से यूज होता है। तो जो हमारी मेन नॉन मेटल्स होती है वो होती है फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन। ये हमारे कुछ मेन नॉन मेटल्स हैं जिनका काफी लार्ज स्केल पे यूज होता है। पहला है फास्फोरस। फास्फोरस इज यूज्ड टू मेक द फर्टिलाइजर सुपर फास्फेट फॉर एग्रीकल्चर। फास्फोरस का यूज फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। फास्फोरस क्या होते हैं? फास्फोरस की हेल्प से फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं और ये फर्टिलाइजर ही हमारे एग्रीकल्चर में यूज होता है। जब हमारी सॉइल में ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है सॉइल के फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जब इनकी कमी हो जाती है तो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी रेट काफी कम हो जाती है, उत्पादकता काफी कम हो जाती है। तो फास्फोरस के सल्फेट जब सॉइल में मिलाए जाते हैं और फिर इन पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो जो क्रॉप की ग्रोथ है वो इजीली होती है और हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन होता है और हमें फसल की मिलती है। इसलिए फास्फोरस का यूज फर्टिलाइजर की तरह भी होता है, फर्टिलाइजर इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। टू रेजिस्ट कोरोजन इट मेक एन अलॉय विथ ब्रॉन्ज। आपने देखा होगा कि मेटल्स को जब हम बहुत लंबे समय के लिए इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ये ऑक्साइड बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलॉय। जब एक मेटल जिसमें काफी ज्यादा कोरोजन हो रहा है यदि हम दूसरी मेटल्स मिला दें जो लेस रिएक्टिव हो, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से लेस रिएक्टिव हो, यदि हमने उसे मिलाकर एक न्यू अलॉय बनाया है, एक नई धातु बनाएंगे तो वो काफी लंबे समय तक चलती है। इसलिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस का यूज भी अलॉय बनाने के लिए किया जाता है। ब्रोंज एक अलॉय होती है जिसकी हेल्प से हम मेटल को काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्मोक स्क्रीन, फायरवर्क्स एंड मैच स्टिक्स। आपने देखा होगा जो हमारे मैच स्टिक्स होते हैं उसके ऊपर लाल पाउडर लगा हुआ होता है। लाल पाउडर क्या होता है? मैच में लगा होता है। वो क्या करते हैं? वो फास्फोरस ही होता है। जब हमें फायर की जरूरत होती तो हम मैच को माचिस की तीली के द्वारा, है ना, जो एक सिंगल स्टिक होती है उसकी हेल्प से हम फायर प्रोड्यूस करते हैं। तो फास्फोरस का यूज कहाँ होता है? मैच बॉक्स को, जो माचिस बॉक्स है उसे प्रिपेयर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जहां पर भी फायर वर्क होता है, जहां पर भी फायर प्रोड्यूस करनी होती है, मेटल को मेल्ट करना होता है, वहां पर फास्फोरस की हेल्प से फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट्स इन द एटमॉस्फेयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर ब्रीदिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से ही सरवाइव करते हैं, लाइफ करते हैं, अपनी लाइफ को सस्टेन करके रखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन भी क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है जिसका यूज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक जितने भी एनिमल होते हैं ऑक्सीजन का यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए। फर्दर नो बर्निंग ऑकर विदाउट ऑक्सीजन। इस यूनिवर्स में कहीं पर भी यदि बर्न हो रहा है, कुछ यदि वस्तुएं जल रही है, बर्न हो रही है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि कहीं पर भी एब्सेंस है ऑक्सीजन की तो वहां पर हम फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसी गैस होती है जो किसी भी एलिमेंट को जलाने के लिए काफी जरूरी होती है। तो कहीं पर भी बर्निंग प्रोसेस होती है तो वहां के लिए हमें ऑक्सीजन जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारी नॉन मेटल है क्लोराइड।
क्लोरीन आपने देखा होगा वाटर, जब हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं उसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जैसे ही हम वाटर लेते हैं वाटर के अंदर काफी तरीके की इंप्योरिटीज होती है, डिफरेंट टाइप की इंप्योरिटीज होती है। तो जब हम क्लोरीन की गोलियां वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये निलंबित कण होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें अलग करते हैं और वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। इसलिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज वाटर प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियों में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सल्फर होता है, तो सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। विच फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्रीज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स। तो ये जो सल्फर है, सल्फर का ही यूज डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, और दूसरे जो ड्रग्स होते हैं, जो औषधियां होती है, इनके लिए भी सल्फर का यूज, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलता है सल्फर की हेल्प से, सल्फर की हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसलिए सल्फर भी काफी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है जिसका यूज इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पर होता है। नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन का आप नाम सुना होगा आपने, कि आयोडीन हमारे सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हम सॉल्ट खाते हैं वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन मिलाया जाता है, क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो हमारा ईटिंग सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन का एक स्मॉल अमाउंट मिलाया जाता है। नाइट्रोजन, एज वी नो दैट हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनके कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 78% होती है। अब इस नाइट्रोजन की हेल्प से ही एमिनो एसिड्स बनते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की हेल्प से ही एमिनो एसिड्स बनते हैं और यही एमिनो एसिड्स प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। प्रोटीन हमारे मसल्स और हमारे बॉडी के जितनी भी वियर एंड टियर होता है, टूट फूट होती है, वो मसल्स की रिपेयर करने के लिए प्रोटीन ही हेल्पफुल होता है। तो प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड्स से, और एमिनो एसिड्स का मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। Nitrogen helps to prepare protein as an energy factor of our daily food chart. It is used to preserve blood as well as the other donated organs of animal. It is also used to prepare ammonia by which the nitrogenous fertilizer are prepared. अमोनिया एक फर्टिलाइजर होता है जिसका यूज एग्रीकल्चर में होता है। तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया भी किसकी हेल्प से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका यूज लार्ज स्केल पे होता है। तो आज हमने देखे नॉन मेटल्स के यूज, कि नॉन मेटल्स के कितने डिफरेंट टाइप से यूज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन मींस संक्षारण। जब भी कोई मेटल फॉर एग्जांपल यदि हम आयरन की बात करें, यदि आयरन को हम एक लंबे समय के लिए, एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, तो आयरन क्या करता है, आयरन एक रिएक्टिव मेटल है। ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आयरन को हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, जंग लगती है, इस पर धीरे धीरे जंग लगने लगती है, और ये जंग लगना, ये रस्टिंग, ये क्या करता है, आयरन को काफी वीक बना देता है। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं आयरन के उन्हें क्या करता है, वीक कर देता है। तो कोरोजन क्या होता है कि जब मेटल को हमने सराउंडिंग में ओपन एयर में छोड़ा और ये ओपन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, और यही ऑक्साइड क्या करते हैं, रस्टिंग की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। इसे ही कोरोजन कहा जाता है। धातुओं पर संक्षारण होना। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमें स्टडी करना है
कि मेटल्स पर क्या होता है, कोरोजन होता है, मेटल्स क्या होती है, रस्टिंग होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, टू स्टडी द कोरोजन ऑफ आयरन एंड द फैक्टर नेसेसरी फॉर इट। हमें क्या स्टडी करना है कि आयरन पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, और इसके कौन कौन से फैक्टर है जो सबसे ज्यादा कोरोजन को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 आयरन नेल्स, वाटर, ऑयल एंड कैल्शियम क्लोराइड। हमें क्या चाहिए, 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 3 आयरन नेल्स चाहिए, जिन टेस्ट ट्यूब में हम 3 आयरन नेल्स को रखेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। अब इसकी प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, जिसमें पहले टेस्ट ट्यूब में हमारी आयरन नेल है, जिसमें हमने एयर एंड वाटर, इसमें क्या है, इस पहली वाली टेस्ट ट्यूब में आधा पोर्शन एयर का है, आधा वाटर का है, और इसमें हमने क्या की है, आयरन नेल को मर्ज करके रखा है, इसमें डूबी हुई है आयरन नेल। फिर जब हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हम जो टेस्ट ट्यूब है उनके अपर पोर्शन को कॉर्क से बंद कर देते हैं। सेकंड जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या लिया है, बॉइल्ड वाटर लिया है और ऑयल लिया है। ऑयल की लेयर, ऑयल काफ़ी हल्का होता है तो वाटर के ऊपर इसकी लेयर बनती है, और यहाँ पर भी हमने आयरन नेल को मर्ज करके रखा है। थर्ड जो हमारा तीसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें सिर्फ हमने एयर रखी है और कैल्शियम क्लोराइड रखा है। तीसरी जो नेल है वो किसमें मर्ज है, कैल्शियम क्लोराइड में। अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, you will notice that the formation of rust on the nail in test tube A only। जो सबसे ज्यादा रस्ट होगा, सबसे ज्यादा जो जंग लगेगी A आयरन नेल, जो टेस्ट ट्यूब A में होगी उस आयरन नेल का सबसे ज्यादा क्या होगा, संचारण होगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा रस्ट होगा, संचारण होगा। इसके अलावा जो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब है, सेकंड टेस्ट ट्यूब है, उस यदि हम टेस्ट ट्यूब ए से कंपेयर करें तो टेस्ट ट्यूब बी में जो रस्टिंग है, जो कोरोजन की रेट है वो कम होगी। और जो हमारी थर्ड टेस्ट ट्यूब है जिसमें सिर्फ क्या है, एयर है और कैल्शियम क्लोराइड है, वहां पर कोरोजन की जो प्रोसेस है वो काफी धीमी होगी। इस तरीके से सबसे ज्यादा जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आयरन नेल आएगी वहां पर सबसे ज्यादा कोरोजन होगा। मींस मेटल के साथ क्या होता है, कोरोजन होता है। मेटल्स पे धीरे धीरे एक समय के बाद ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने लगती है, जिससे उन धातुओं का संचारण होने लगता है। एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मींस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक मेटल जो मोर रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रही है, तो उस पर हम एक दूसरी लेयर, फॉर एग्जांपल जिंक एक ऐसी मेटल है जिसको हम मेल्ट करके इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी लेयर को हम दूसरे मेटल्स पे चढ़ाते हैं, उन पर एक जिंक की लेयर फॉर्म की जाती है। ये जिंक की लेयर क्या करती है, जो हमारी मेटल है जो मोर रिएक्टिव है एनवायरनमेंट से, तो उनकी जो रिएक्शन की जो रेट उसे काफी कम कर देती है या बंद कर देती है, क्योंकि जिंक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, मोर रिएक्टिव जो हमारी मेटल है उसकी रिएक्शन काफी कम कर दी है। आज हमने हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल स्टडी की है, जिसमें हमने मेटल्स के बारे में जाना, मेटल्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, नॉन मेटल की क्या क्या क्वालिटी होती है। इसके अलावा इनकी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड को फॉर्म करती है, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। नॉन मेटल्स और मेटल्स के हमने यूजेस के बारे में स्टडी की है, और हमने लास्ट में देखा कोरोजन, कि धातुओं का क्या होता है, संचारण होता है।